आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो लोगों की लाइफ में बड़ी इम्पैक्ट डालता है लेकिन काफी अंडररेटेड है। कैंसर रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का असली रोल। देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली भी वीक हो जाता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से बॉडी वीक हो जाती है और उस वक्त एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो उस जर्नी को वापस से रीबिल्ड करे। पेन से लेके मूवमेंट तक और कॉन्फिडेंस से लेके क्वालिटी ऑफ लाइफ तक। और यही काम है ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट का, जो सिर्फ मसल्स और बोन का नहीं, लाइफ का भी मूवमेंट वापस लाता है। और इसी फील्ड में एक नाम है जो एक्सपर्टीज, इनोवेशन और डेडिकेशन का परफेक्ट कॉम्बो है, डॉक्टर शब्बीर हुसैन बोहरा। डॉक्टर शब्बीर एक एक्सपीरियंस्ड ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट और लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट है, जिन्होंने टाटा मेमोरियल मुंबई जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में काम करके अपनी स्किल को अलग लेवल पे लेके गए हैं। नागपुर में हकीमी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में ये डायरेक्टर है और एंशिएंट किडनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है। उनका काम सिर्फ ट्रेडिशनल थेरेपी तक लिमिटेड नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी, रिहैब जैसे टूल्स का यूज करके एडवांस केयर प्रोवाइड करते हैं। और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने बनाया है फिजियो टॉक यूट्यूब चैनल, जिनके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है और 25 प्लस मिलियन व्यूज है। इमेजिन द इम्पैक्ट। वर्कशॉप्स हो, पोस्चर करेक्शन सेशंस हो या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डॉक्टर शब्बीर कॉन्स्टेंटली फिजियोथेरेपी समझने और अप्रिशिएट करने का नजरिया बदल रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैंसर रिहैब के पीछे का क्या साइंस है, फिजियोथेरेपी का असली स्कोप क्या है और इस फील्ड में फ्यूचर कैसा दिख रहा है, तो चलिए बिना किसी देरी से मिलते हैं डॉक्टर शब्बीर हुसैन बोहरा से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, आई फील, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे पॉडकास्ट पे आए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट बिकॉज एक जो आपका फील्ड है ऑन्को फिजियोथेरेपी, दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर मी ऑल्सो टू नो अबाउट इट, राइट? क्यों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई कैंसर के बाद भी कुछ ऐसा है कि करना चाहिए। तो पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों ये दिस यूनिक फील्ड ऐसा चुना कि ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है हमें। तो व्हाट इज योर जर्नी? देखिए, ऑन्को फिजियोथेरेपी फील्ड एक बहुत नई फील्ड है जिसमें लोगों को अवेयरनेस काफी कम है। और जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो फील्ड है ये बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है। तो मेरे को भी काफी इस फील्ड के अंदर जाने की रुचि थी, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन भी काफी कम है, लोग भी काफी कम अवेयर हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि कैंसर के बाद की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। तो उसको आप किस तरीके से लोगों के लिए आसान बना सकते हैं, तो ये फील्ड वो काम करती है कि जो कॉम्प्लिकेशंस कैंसर के बाद लोगों को होते हैं उससे लोगों को बचाने में काफी मदद मिलती है। और जो कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म पेशेंट का साथी बन सकते हैं उसको आप ऑन्को फिजियोथेरेपी के जरिए से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग जो व्यूअर्स को भी जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा फॉर श्योर। तो हम ये कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी ये ऐसा टाइम है कि अब कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, बट ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, थेरेपीज हो गई तो स्ट्रगल खत्म हो गया। बट क्या एक्चुअल स्ट्रगल कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शुरू होता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। लोगों को लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म तो हमारा ट्रीटमेंट खत्म, पर असली जिंदगी तो आपको कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बितानी है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, उसमें एक रोल आता है ऑन्को फिजियोथेरेपी का। क्योंकि कैंसर के जो ट्रीटमेंट में जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, जब आप कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, रेडिएशन ले रहे होते हैं या सर्जरी अगर आपकी हुई है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए ऑन्को फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैंसर के जो ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें वीकनेस हो गया, आपका फटीग हो गया, आपका न्यूरोपैथी हो गया, आपका लिम्फेडिमा हो गया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए ऑन्को फिजियोथेरेपी एक रोल प्ले करती है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सर अगर ये कैंसर रिहैब, जैसे आपने बताया कैंसर रिहैब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लोगों में इसकी अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट है इस पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं करती? देखिए, इंडिया में जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का जो फोकस है वो पर्टिकुलर बीमारी को हटाने तक होता है, यानी कीमो, रेडिएशन या सर्जरी तक। उसके बाद की जो जिंदगी है पेशेंट की,
या तो ऑनको जो रिहैब है उसको सिर्फ लग्जरियस या फिर आपका एसेंशियल केयर में नहीं माना जाता, या तो सिर्फ लग्जरियस है या नीड पड़ेगा जब देंगे। Okay. तो इसलिए वो चीज इतनी अवेयर नहीं है पेशेंट्स के अंदर। इसके कुछ एस्पेक्ट हैं। पहला है ट्रीटमेंट सेंट्रिक अप्रोच। आज भी कई डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स भी अवेयर नहीं है इस ऑन्को फिजियोथेरेपी को लेके। तो वो सोचते हैं कि भाई ट्रीटमेंट खत्म तो हमारा सब कुछ खत्म, कि भाई ठीक है अब आप वापस नॉर्मल लाइफ इम्पैक्ट कैंसर खत्म हो गया। पर उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जब तक वो सीवियर नहीं होते, सिम्टम्स सीवियर नहीं आते, तब तक वो रिहैब के लिए पेशेंट को हमारे पास भेजते नहीं है। या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में भी वो प्रॉपर टीम नहीं है ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑन्को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, या न्यूट्रिशनिस्ट या साइको ऑन्कोलॉजिस्ट की। तो ये प्रॉपर टीम नहीं होने से भी जो प्रॉपर रिहैब है वो पेशेंट का नहीं हो पाता। दूसरा है कि फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ही इतना ड्रेन हो जाता है कि उसके पास रिहैब के लिए उतना फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं होता है कि वो रिहैब ले सके, या फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करके या जरूरत नहीं है कह के अवॉइड कर देता है इस पोस्ट रिहैब को। और साथ में कुछ डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है, वो ऑन्को फिजियोथेरेपी के रोल को अंडर प्ले करते हैं, तो वो पेशेंट रिफर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी अवेयरनेस कम है ऑन्को फिजियोथेरेपी की। पर अभी अर्बन सिटीज के अंदर भी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे 2 टियर एंड 3 टियर सिटीज के अंदर अभी अवेयरनेस आ रही है। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो अभी रिहैब को अपने हॉस्पिटल के अंदर शामिल कर रहे हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हो गया, एम्स हो गया, और कई प्राइवेट सेटअप हैं जो अब रिहैब को अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है इस चीज की। तो मतलब अब धीरे धीरे लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि भाई कैंसर के बाद भी जो है, मतलब मेन तो चलो ठीक है थेरेपी आपने ले ली, कैंसर को ट्रीट कर लिया, बट उसके बाद का जो फेज है, जो फियर्स है, स्वेलिंग है, पेन है, वो आपको ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, रिहैब ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर, एक आधी कोई केस जो आप अपना शेयर कर सके जो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद आपके पास आया और उसकी रिकवरी किस तरीके से हुई है? मेरे पास एक लेडी आई थी 70 इयर्स ओल्ड, जिनका हाथ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के 4-5 साल बाद सूजन आई उनको, क्योंकि लिम्फेडिमा कॉम्प्लिकेशन है एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का। तो उनको सूजन आई, और एक वॉल्यूमीटर होता है हमारे क्लिनिक पे जिसपे हम हाथ को उस पानी के अंदर डुबाते हैं, और जितना वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितनी सूजन है दोनों हाथ के बीच में। तो फर्स्ट डे जब उनका नोटिस किया तो 1.7 लीटर्स का सूजन था दोनों हाथों के बीच में डिफरेंस, 1700 ml का, और उनका रेंज ऑफ मोशन जो शोल्डर का था वो भी बहुत कम था। तो हमने ऑन्को फिजियोथेरेपी उनकी स्टार्ट किया। एट 4th डे उनका जो वॉल्यूमीटर में हमने जब मेजरमेंट किया आर्म का, तो वो आया 1 लीटर का। तो 700 ml उसकी स्वेलिंग हमने रिड्यूस कर दी ऑन्को फिजियोथेरेपी से, जिसमें हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज इस्तेमाल करते हैं, जेंटल ROM एक्सरसाइजेस, और लिम्फेडिमा के लिए कुछ एक्सरसाइजेस रहती हैं वो हमने उसकी शुरू की, और लिम्फेडिमा बैंडेजिंग जो होती है वो मैंने उनकी की। तो एट 4th डे जब उनका 1 लीटर का सिर्फ डिफरेंस आया दोनों हाथ के बीच में, तो स्वेलिंग काफ़ी कम थी। तो पेशेंट को अपनी बॉडी के लिए जो ऑनरशिप थी और जो डिग्निटी के साथ वो मेरे को थैंक यू जिसने मुझे बोला, वो प्राइसलेस था। क्योंकि जब उनका हाथ कितना सूजा हुआ था और इतना छोटा हो गया जब हाथ, तो वो पेशेंट को जब फील होता है और जब वो पेशेंट आपको थैंक यू बोलता है उस चीज़ के लिए, तो उसकी बात ही एक अलग रहती है। तो ट्रीटमेंट का यही अप्रोच रहता है कि पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सके। पहले वो लेडी कपड़े वगैरह नहीं पहन पाती थी, अपना हाथ नहीं उठा पाती थी, बट एट 4th डे वो काफ़ी कुछ कर पा रही थी। अभी भी उसकी रिकवरी चालू है, ऐसा नहीं है कि 4th डे पे उसका जितना हमने अचीव कर लिया वो कर लिया, उसके बाद भी रिकवरी चालू है। और अभी हम देखते हैं उसका हाथ हम और कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि लिम्फेडिमा को पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, उसको हमें काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो एक 70 इयर्स में आप देखिए उसने ये रिकवरी अचीव करी, तो वो काफ़ी मोटिवेट भी हुई, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी पेशेंट रहते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे इस एज में और आप लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस रहता है पेशेंट के ऊपर। तो अगर आप उनको फंक्शनली इंडिपेंडेंट बना दें तो वो भी उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। सर, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि फिजियोथेरेपी सुनते ही लोगों के दिमाग में ये आता है कि एक्सरसाइज है, मसल्स पेन के लिए होता है, तो ऑन्को फिजियोथेरेपी से कैसे अलग है? इसमें क्या चीजें कवर होती है, और क्या हर कैंसर पेशेंट को ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर ऐसा है
कि भाई हर कैंसर पेशेंट को जाना ही चाहिए, तो क्या सर्जरी के पहले या बीच में या बाद में कि उसका कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जैसे आप कभी भी कर सकते हो, तो वो चीज को लेके क्या है आपका ओपिनियन? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि फिजियोथेरेपी सुनते ही लोग ये कहते हैं कि भाई मसल पेन या जॉइंट पेन के लिए फिजियोथेरेपी होती है, पर कैंसर के अंदर फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी मिल रहा है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए एक ऑन्कोफिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि अभी किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, तो उसको हम प्रीहैब बोलते हैं कि उसको अब जो हम सर्जरी से पहले उसकी बॉडी को तैयार करना सर्जरी के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को लंग कैंसर है, तो उसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा के या उसके स्टेमिना को इम्प्रूव करके उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि सर्जरी के बाद आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम किया जा सके। साथ ही कुछ पेशेंट को हम कॉन्करेंट फिजियोथेरेपी देते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है या रेडिएशन उसका चल रहा है, उस दौरान जो उसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि आपका रेडिएशन के दौरान जो आपका जब लाइट पड़ती है आपके जॉइंट्स पर या आपके ट्यूमर वाले पार्ट पे, तो जो नॉर्मल टिश्यूज है वो भी थोड़ा अफेक्ट होता है, तो जॉइंट का रेंज कम हो जाता है। तो उसके लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो पेशेंट को कराई जाती है। और आता है फिर बाद में पोस्ट रिहैब, यानी कि जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया और उसके बाद कैंसर के ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसमें जब एक्सिलरी लिम्फ नोड निकाले जाते हैं तो आर्म के अंदर लिम्फेडिमा होने लगता है। तो उस लिम्फेडिमा को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो थेरेपी होती है ऑन्कोफिजियोथेरेपी, वो हम पेशेंट को कराते हैं, जिसमें मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन थेरेपी हो गया, लिम्फेडिमा बैंडेजिंग हो गया, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और साथ ही पैलेटिव केयर के अंदर जब पेशेंट की कैंसर का जो एंड स्टेज पे कैंसर चल रहा है, उसके अंदर पेशेंट को कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ देखे, भाई जितनी उसकी जिंदगी बची हुई है वो पेन फ्री रहे और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, और वो अपनी जिंदगी जितनी बची है वो प्रॉपर तरीके से बिना पेन के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो जी सके। सर, आपकी एक्सपर्टीज लिम्फेडिमा में भी है, राइट? बट व्हाट इज लिम्फेडिमा? 90% लोगों को पता ही नहीं है कि लिम्फेडिमा होता क्या है। ये एक्चुअली क्या है लिम्फेडिमा, और ये कैंसर के बाद ही क्यों होता है? लिम्फेडिमा एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कैंसर का। लिम्फेडिमा में बेसिकली होता क्या है कि हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको रेगुलेट करता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रेगुलेट करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो लिम्फ फ्लूइड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पर ये कैंसर पेशेंट्स के अंदर ये लिम्फेडिमा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो या तो डैमेज हो जाए या उसके लिम्फ फ्लो के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है लिम्फ फ्लूइड, इसकी वजह से वो जमा होने लगता है और हमें सूजन देखने को मिलती है, जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। बेसिकली लिम्फेडिमा कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है सर्जरी के दौरान, तो उसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज होता है और उसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है लिम्फ फ्लूइड के। तो उसकी वजह से हमें जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हाथों के अंदर सूजन देखने को मिलती है। सेम इसी तरीके से अगर कोई ट्यूमर है और वो लिम्फ नोड को कंप्रेस कर रहा है, तो वो लिम्फेटिक जो फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड है, उसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लिम्फेडिमा आपको देखने को मिलेगा। या फिर जो पेल्विक कैंसर्स होते हैं उसके दौरान अगर लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे रेडिएशन दिया जाता है लिम्फ नोड्स को या ट्यूमर को श्रिंक करने में, तो उसकी वजह से अगर लिम्फ नोड्स स्कैर्ड हो गए तो उसकी वजह से आपको लिम्फ जो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा या बैकफ्लो होगा, तो उसकी वजह से आपको लिम्फेडिमा देखने को मिलेगा। तो अगर पेल्विक कैंसर में हो रहा है तो आपको पैरों के अंदर सूजन देखने को मिलेगी, और अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर अगर आपका इश्यूज आ रहे हैं तो आपको लिम्फेडिमा हाथों के अंदर देखने को मिलेगा। सर, ऑफन कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो आपने कहा लिम्फेडिमा अगर होता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि थेरेपी हुई है उसकी वजह से सूजन आ गई होंगी, तो ऑफन वो पर्सन इग्नोर कर देता है। तो क्या इसको इग्नोर करना रिस्की नहीं है? तो और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि या लाइफ लॉन्ग ये स्ट्रगल बन जाता है कि हमने इग्नोर किया, डिले किया, तो ये अब ये पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट? तो क्या अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो क्या फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अक्सर लोग लिम्फेडिमा को इग्नोर कर देते हैं,
जब वो अगर लिम्फेडिमा पेन फ्री है तो लोग उसको नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि लिम्फेडिमा एक साइलेंट साइड इफेक्ट है कैंसर का। अगर इसको इग्नोर किया तो ये लाइफ लॉन्ग साथी बन सकता है। और ऑन्को फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिम्फेडिमा को मैनेज करने में, क्योंकि जितना अर्ली आप इसको ट्रीट करेंगे उतना जल्दी ये मैनेज होगा। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने डिले किया इसके ट्रीटमेंट में तो ये लाइफ लॉन्ग आपका साथी बन सकता है, मतलब उस सूजन के साथ ही आपको फिर जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। पर जितना हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं उतना हद तक आप फिजियोथेरेपी के जरिए से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन्को फिजियोथेरेपी में लिम्फेडिमा को कंट्रोल करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसको हम एमएलडी टेक्निक बोलते हैं, जिससे लिम्फ फ्लूइड को फ्लो करने में हेल्प मिलती है। साथ ही जेंटल आरओएम एक्सरसाइजेस और लिम्फेडिमा के कुछ टेलर मेड एक्सरसाइजेस होती हैं पेशेंट्स के लिए, जो लिम्फ फ्लो के सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करती है। और कंप्रेशन गारमेंट्स या कंप्रेशन थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, जिसमें लिम्फेडिमा बैंडेजिंग और स्लीव के जरिए से आपकी जो सूजन है उसको कम किया जाता है। और कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे जो उनकी रेंज है वो अफेक्ट ना हो और उनके जो लिम्फेडिमा है उसको हम कम कर सकें। तो मेरा तो जवाब यही है कि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा पेशेंट के लिए। नहीं तो अगर सीवियर स्टेजेस में क्या होता है कि सेलुलाइटिस होने का खतरा रहता है, एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव की तरह आपका हाथ या पैर जो है वो सूजता चला जाता है और उसका ट्रीटमेंट फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है लेटर स्टेज में। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे इसका ट्रीटमेंट उतना बेहतर होगा। सर ऑल्सो मुझे ये जानने की वो है कि अभी आपने एक वर्चुअल रियलिटी टूल आप यूज कर रहे हैं, जो मैंने भी अभी रिसेंटली देखा है, आप पेशेंट्स पे वो कर रहे हो, उसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा एडवांस केयर प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। तो वो क्या है, व्हाट इज एक्चुअली, मतलब लोगों को भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो व्हाट इज दैट प्रोसेस, वो चीज में आप करते क्या हो? देखिए, वर्चुअल रियलिटी जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ हमारे एशियन हॉस्पिटल शंकर नगर के अंदर, बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं, अब किडनी ट्रांसप्लांट का एक प्रोटोकॉल रहता है कि 15 दिन तक या 12 दिन तक व्यक्ति को सर्जिकल आईसीयू में रहना पड़ता है, पूरा मॉनिटरिंग होता है। तो उस दौरान रिहैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट को एक्सरसाइज कराई जाए। बट अभी उसका सर्जरी हुआ है, उसको पेन है, उसकी बॉडी में फटीग है, तो उसको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करने के लिए हम वर्चुअल रिहैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली क्या है कि वीआर हेडसेट को जब हम पेशेंट को पहनाते हैं तो उसके बाद वो पेशेंट को एक इमर्सिव एनवायरनमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास एक यंग बच्चा था जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। अब उसको मुझे एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है, तो क्योंकि पेन रहता है, थकान रहती है सर्जरी के बाद, तो पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हम उसको वीआर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई गेम उसके अंदर ऐसा प्ले करवा रहे हैं जिसके अंदर उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है और उसको वैसा इमर्सिव एनवायरनमेंट मिल रहा है कि वो एक्टिविटी इजिली कर पा रहा है, उसका ध्यान अपने पेन और थकान से हटके वो उस जगह शिफ्ट हो रहा है, तो वो एक्सरसाइज इजीली कर पाता है, पेशेंट मोटिवेट होता है एक्सरसाइज करने के लिए। और क्या होता है कि 15 दिन तक पेशेंट एक ही कमरे में है, तो उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है इंगेज करने के लिए। तो हम जब उसको वीआर के अंदर एक्सरसाइज करवाते हैं तो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्टअप होता है, वो मोटिवेटेड हो जाता है। और जो एक्टिविटी हमें चाहिए उसकी बॉडी के अंदर कि भाई ये मोशन होना चाहिए, ये मूवमेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक पेशेंट को मुझे वॉक करवाना था, बट पेन की वजह से और थोड़े थकान की वजह से वो वॉक नहीं कर पा रहे थे, पर उनको जंगल सफारी का बहुत शौक था कि उनको थोड़ा सा जंगल में या सफारी में जाने का बहुत शौक था। तो मैंने मेरे वीआर हेडसेट के अंदर वो जंगल सफारी का 360 डिग्री वीडियो प्ले किया और पेशेंट को वीआर पहनाया और उसको वॉक कराया, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो जंगल में ही वॉक कर रहा है। तो जहां पहले वो 1-2 राउंड लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उसके लिए, उसने वहीं पर ही वीआर हेडसेट के साथ 4 से 5 राउंड कंप्लीट कर लिए। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि वो वीआर उसको हेल्प कर रहा है उसकी मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए और उसके जो बॉडी के जो मूवमेंट है उसको रिस्टोर करने में। तो वीआर एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो अभी हम यूज कर रहे हैं नागपुर के अंदर एशियन किडनी हॉस्पिटल के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर। और दूसरे पेशेंट्स को भी अब हम सिम्टम्स के रिलेटेड वीआर को यूज करते हैं अलग अलग पेशेंट के लिए। सर कैंसर के बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसके बाद पेशेंट इमोशनली बहुत कुछ झेल लेता है, नो डाउट फाइनेंशियली और फिजिकली तो वीक हो ही जाता है, बट इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो जाता है। तो क्या ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट उनके कॉन्फिडेंस, उनके मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करता है?
देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो मिनिमम 30 मिनट से 1 आवर वो हमारे साथ रहता है पूरी थेरेपी के दौरान, और काफ़ी चीज़ें वो हमारे साथ शेयर करता है। यहाँ तक कि वो चीज़ें वो अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं करता। तो उस चीज़ को देखकर काफ़ी इमोशनली हम उसको काउंसलिंग भी करते हैं चीज़ों के लिए, और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि इसको अब साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है, क्योंकि वो इतना मेंटली डिप्रेस्ड हो चुका है या इतना इमोशनली वीक हो चुका है कि अब हमें लगता है कि यार हमारी काउंसलिंग से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कई केसेस के अंदर हमें उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करना पड़ता है। तो हर पेशेंट का वो समझ में आता है कि कभी-कभी हम पेशेंट्स को कुछ बातें बोल रहे हैं या कुछ रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, या दूसरे पेशेंट्स के सेम जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है उनकी ही तरह उसके अंदर जो हमें रिजल्ट मिला, वो उसके बारे में जब हम उससे शेयर करते हैं तो उसको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि यार उसको ठीक हो सकता है तो हमें क्यों नहीं। Right. तो काफ़ी पेशेंट मोटिवेटेड हो जाते हैं या उस चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं। पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एकदम ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं, तो फिर हम उस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि यार अब उनके रिलेटिव्स को काउंसलिंग करना है कि भाई इसको आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। तो उस थेरेपी जब वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आप काम करते हैं कि भाई जिस थेरेपी की पेशेंट को नीड है, तो हमें हमारी जिस चीज के लिए वो मेरे पास आया है उस चीज के अंदर रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है। अगर एक साइकोलॉजिस्ट उसके माइंडसेट को इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, वो ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिकवरी हमारी फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज हमें अगर 2 महीने में अचीव होनी है तो वो हमें 15 से 20 दिन में ही उसके अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। Right. तो पेशेंट को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट के दौरान। तो जब हम पेशेंट हमारे पास आता है, उससे जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ इम्प्रूव होती है। तो क्योंकि हमारे पास पेशेंट एक लंबे टाइम के लिए रहता है, तो काफ़ी चीज़ें उसको उस दौरान भी उससे बात करके उसको काउंसलिंग की जाती है, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है। पर सीवियर केसेस के अंदर साइकोलॉजिस्ट की हमें हेल्प लगती ही लगती है। तो क्या फैमिली मेंबर्स और जो केयर गिवर्स रहते हैं उनको किन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्या उनका एक्टिव रहना इस रिहैब पीरियड में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, डॉक्टर के पास तो पेशेंट बहुत कम समय के लिए आता है, वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने रिलेटिव्स या अपने फैमिली Right. मेंबर्स के साथ ही रहता है। कई पेशेंट्स का जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो रिलेटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है इस चीज़ को लेके ही, एक ही एक बात को बार-बार बोले जा रहा है कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है। वो समझते नहीं है उसको और काफ़ी इग्नोर करते हैं। बट अगर आप पेशेंट को फिज़िकली ना हो सके तो अगर आपने वर्बली भी उसको स्ट्रॉन्ग किया, मोटिवेट किया, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि फैमिली मेंबर्स घर पे उनसे अच्छे से बात नहीं करते, या प्रॉपर उनकी जो कंप्लेंट्स है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट धीरे-धीरे इमोशनली वीक हो जाता है। तो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वही आपकी बैकबोन है। तो अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी के दौरान, तो आपका जो रिहैब है कैंसर सर्जरी के बाद या कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो आपका पुनर्वास है, तो वो जल्दी हो जाता है, रिकवरी फास्ट होती है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो पेशेंट कोई भी थेरेपी ले रहा हो। क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, फिज़िकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो। तो उस चीज़ के लिए पेशेंट को सिर्फ़ आप 1 घंटे तक मोटिवेट नहीं रख सकते, उसको थ्रू आउट द डे आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा। राइट। तो उस चीज़ के लिए फैमिली मेंबर्स की आवश्यकता बहुत ज़रूरी पड़ती है हमें। क्योंकि कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि रिलेटिव्स प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे रहे हैं, या मैं जो उनको कंप्लेंट कर रहा हूँ वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हम रिलेटिव्स को काउंसलिंग करते हैं कि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पेशेंट पॉजिटिव रहेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका जो है फाइनेंशियल जो बर्डन है वो कम होगा। क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड है तो अपने काम खुद से कर पा रहा है, उसको पेन कम होगा, अगर वो एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर पा रहा है, रिकवरी जल्दी होगी। तो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, या जो उसकी थेरेपी चल रही है उसमें प्रॉपर तरीके से 100% पार्टिसिपेशन के लिए। तो रिलेटिव्स का बहुत बड़ा और केयर गिवर्स का बहुत बड़ा रोल है उसकी रिकवरी में। सर, हमने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ आपके साथ कि ऑन्को-फिजियोथेरेपी, रिहैब का क्या इम्पोर्टेंस है, लिम्फेडिमा क्या होता है एंड एवरीथिंग। अगर अभी ये कैंसर सर्वाइवर कोई हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? और कुछ ऐसी 2-3 टिप्स जो हर कैंसर सर्वाइवर और हर फैमिली मेंबर को करना ही चाहिए, तो आपकी तरफ से वो क्या होगी? तो सबसे पहली टिप तो मेरी यही है कि अपने सिम्पटम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। जैसे ही आपको कोई सिम्पटम्स हो रहा है अपने डॉक्टर्स के पास, या अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनके पास भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, सिम्पटम्स आने पर तुरंत उनके पास जाइए।
डाइट और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को शामिल करना ही करना है अपनी दिनचर्या के अंदर, और हेल्दी डाइट आपको लेनी है। और साथ ही अगर आपको लिम्फेडिमा डेवलप हो रहा है तो अपने नज़दीकी ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट या लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट के पास जाइए और जितना जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट शुरू कराइए, क्योंकि अगर लिम्फेडिमा जितना क्रॉनिक होगा उतना लाइफ लॉन्ग आपका साथी बनता जाएगा, पर जितना अर्ली इसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप इसको मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो यही मेरे सुझाव है कि अपने सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी हर 3 महीने और 6 महीने के अंदर एक रेगुलर फॉलोअप तो रखिए ही रखिए, ताकि अगर कोई बीमारी अगर फैली है या आपको डिटेक्ट होना है कुछ, तो वो जल्दी डिटेक्ट होगा तो जल्दी उसका आप ट्रीटमेंट पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद डॉक्टर्स का फॉलोअप पेशेंट बंद कर देते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हर 3 महीने से 6 महीने के अंदर जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके साथ आपका जो फॉलोअप है वो मेंटेन करिए। अगर आपका लिम्फेडिमा का भी अगर आपका ट्रीटमेंट कहीं चल रहा है तो एटलीस्ट 3 महीने या 6 महीने के बीच में आप अपने ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट और लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट से फॉलोअप लेते रहिए और अपनी सूजन को मेजर करवाते रहिए। और जो भी आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, आप प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप रिव्यू करवाते रहिए। So guys, this is the end of this episode. I hope कि आपको बहुत सारा नॉलेज सीखने मिला होगा, एंड जो मोटिव था आप लोग को अवेयर करने का, कैंसर के बाद का जो स्ट्रगल है उस चीज को लेके आई होप आप सब अवेयर हो गए होंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, अपने सर्कल में शेयर करो जिसको इस वीडियो की नीड है। और सर का चैनल फिजियोटॉक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, गो विजिट दैट लिंक, सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको और ज्यादा डिटेल नॉलेज मिलेगी। And for now, like, share and subscribe. Ta-da!